लाइव है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। डीआई का नेक्स्ट सेशन काफी दिन से वेटिंग था और उसका एक कारण बहुत बड़ा ये था कि हमारे पास टाइपिस्ट घर पर आ नहीं रहे थे और उसको पीएनजी बना नहीं रहे थे। तो आज हमने वो समस्या कुछ हद तक सोल्व कराई और अब टाइपिस्ट आना शुरू हुआ है। और अभी तक भी लॉकडाउन नहीं खुला है, शायद इस 1 तारीख को खोल ही देंगे, 1 जून से चली जाएगा अपन। फिर भी हमने आज कुछ बनवाई है पीएनजी और उसी के बिहाफ पे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डीआई को मैंने कहा था 3-4 हिस्सों में हम बांट के चलते हैं। एक हिस्सा तो टोटल ही आपका पाई चार्ट पे ओरिएंटेड था, बाकी जो हिस्से हैं कुछ टेबुलर पे होते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ बना रहता है, किसी के अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहता है। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूं अब, ठीक है। और वो सारे ग्राफ आज कल धीरे धीरे 2-3 क्लासों के 2-3 सेक्शन में मैं करा दूंगा, ठीक है। आज कुछ पढ़ते हैं। पहले आप सवाल पढ़िए। ये एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने लगभग हर एक साल का पेपर का क्वेश्चन लिया है, इंक्लूडिंग 2021 में भी जो पेपर हुआ उसका भी। तो आप एक बार इसको पढ़िए, फिर इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन लेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेहद ही आसान सवाल है। ग्राफ में क्या कह रहा है मैं उसको देसी भाषा में समझा देता हूं आपको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है इस बात पे चर्चा करते हैं। कहता है जी ये कोई चार्ट है, इसमें नीचे टाइम लिखा हुआ है 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे। और यहाँ डिस्टेंस लिखी हुई है कि जी ये 40 किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर है, ये 120 किलोमीटर है। 2 आदमी है, एक मोटरसाइकिल पे चल रहा है, तो मोटरसाइकिल वाला ये वाला है जिसमें ये गोले गोले घुमाए हुए हैं, ऐसे ऐसे करके फिर यूं जा रहा है। और एक स्कूटर वाला है, वो स्कूटर वाला अपनी नॉर्मल स्पीड से खींचम खींच चले जा रहा है। लेकिन 120 किलोमीटर की दूरी पहले कौन तय कर रहा है, मोटरसाइकिल वाला या स्कूटर वाला? तो आप कहेंगे जी देखिए मोटरसाइकिल वाला आया, यहां तो बिल्कुल कम स्पीड होगी, लेकिन यहां एकदम से बढ़ा ले गया और सबसे पहले मोटरसाइकिल वाला पार पहुंचा। स्कूटर वाला तो 11:30 बजे 120 किलोमीटर की डिस्टेंस चली, जबकि मोटरसाइकिल वाले ने तो लगभग 11 बजे ही ये डिस्टेंस ट्रेवल कर दी थी, है ना। तो इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। पहला सवाल पढ़िए। किस समय पर मोटरसाइकिल वाला स्कूटर चालक से मिला? कहते हैं कि किस टाइम पे स्कूटर मोटरसाइकिल मिले। तो भाई एक तो बिल्कुल शुरुआत में दोनों एक साथ चले, उसके बाद मोटरसाइकिल वाला ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, स्कूटर वाला ये चलता गया। तो आपने देखा कि दोनों की मुलाकात यहां पे हुई। किस समय पे मुलाकात हुई जी? 10:30 बजे। यानी 10:30 बजे के आसपास दोनों की मुलाकात हुई, स्कूटर और मोटरसाइकिल की। पक्का जी? है ना। तो आंसर हो जाएगा जी 10:30 बजे। ये सवाल बेहद आसान, इससे अगले वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन है। कुल यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति बताएं। कहता है जी स्कूटर चालक की स्पीड निकाल के बताइए क्या होगी। तो मेरे बेटा ये बताओ, स्कूटर चालक ने कितनी डिस्टेंस चली? भाई यहां से लेके 120 किलोमीटर, इसको डिस्टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 120 किलोमीटर की दूरी चली है स्कूटर चालक ने। कितनी देर में जी? ये स्कूटर चालक यहां पहुंचा। स्कूटर चालक चला कितने बजे था भाई? 9 बजे। पहुंचा कितने बजे? यहां 11:30 बजे। तो 9 बजे का चला हुआ 11:30 बजे पहुंचा, लो 2.5 घंटे टाइम ले दिया। 2.5 घंटे का मतलब क्या बना? 5/2 घंटे का टाइम दे दिया। यानी 5/2 घंटे में स्कूटर वाला यहां से 120 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच गया। अब चाल का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो गया मेरे बच्चे 5/2, 5 से काटेंगे 24 पंजे 120, 24 दूनी 48। तो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी वो 48 किलोमीटर पर आवर आएगी। क्या होगी दोस्तों? 48 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहां आ गई जी 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसी पे तीसरा क्वेश्चन है। स्कूटर चालक पूरी यात्रा कितने घंटे में ट्रेवल करेगा? तभी निकाला कि 9 बजे चल गए, स्कूटर वाला है ना 11:30 बजे पहुंचा, यानी 2.5 घंटे का समय लिया। ठीक है जी अंकुश जी, मैं लाइव हूं इस समय बिल्कुल। हाँ हर्ष, थोड़ा थोड़ा करते रहो बीच बीच में।
मोटरसाइकिल चालक प्रारंभ से कितनी दूरी पर, ये तो हो गया ना। अब आ जाइए जी सेकंड ईआई पे, पढ़िए इसको। ये है एसएससी सीजीएल 2013 का, पढ़िए जी। करिए जी। कहता जी निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। मैं इस ग्राफ को बड़ा करने की कोशिश करता हूं भैया। अब कोशिश की है मैंने इसको बड़ा करके ताकि आप समझ पाए। देखिए यार, एक कंपनी है एक्स और एक कंपनी है वाई। एक्स को कांटे से दिखाया गया और वाई को ऐसे गोले से दिखाया गया। ये देखा रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट। ये साल 2005 है, 2006, 7, 8, 9 और 10 का हिस्सा दिखा रखा है। ये जो चीजें दिखा रखी हैं ये बेसिकली 2005 में कंपनी वाई में एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो पूछे तो 0.75 है। 2006 में पूछे तो ये भी 0.75 है। 2007 में कंपनी वाई का एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशियो पूछा जाएगा तो ये वाला होगा 2007 में ये वाला होगा। और ये कितना है? 1। हाँ है ना। कोई नहीं, सवालों के थ्रू समझाता हूं। पहले आप इस सवाल को पढ़िए। कहता है यदि कंपनी एक्स का वर्ष 2007 में आयात 40% बढ़ जाता है तो निर्यात का बढ़े हुए आयात से अनुपात क्या होगा? मारो गोली। आप सिर्फ ये निकालिए कि कंपनी एक्स का 2007 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो क्या है, सिर्फ ये निकालिए। तो कंपनी एक्स कौन सी? क्रॉस वाली, और साल 2007 की बात हो रही है। तो 2007 में क्रॉस वाली कंपनी कहां है? यहां। तो यहां पे 2007 में इसका रेशियो क्या है? 1.75। किसका? एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट। एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का जो रेशियो है वो 1.75 है। 1.75 का मतलब 1.75:1। अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे बटे 100 आएगा। काटेंगे 25 7 175, 25 चौक 100। इसका मतलब ये हुआ कि सन 2007 में कंपनी एक्स का एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का जो रेशियो है वो 7/4। पहले इस बात को समझिए। देखिए यहां चर्चा कर रखी है क्या कि ये रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो दे रखा है। जैसे ये पूछे कि ये किस चीज को डिनोट कर रहा है 1.5, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो 1.5:1 है। 1 का मतलब पॉइंट हटाएंगे 10, तो 5 3 15, 5 2 2, तो 3/2 है। हाँ है ना। इस चीज को डिनोट कर रहा है। तो बात हो रही थी 2007 की। 2007 में यहां था और वो भी बात हो रही थी कंपनी एक्स की। तो 2007 में कंपनी एक्स का क्रॉस वाला साइन था, ये वाला। तो इसका था 1.75। इसका मतलब 2007 में एक्सपोर्ट अगर 7 यूनिट हो रहा था तो इंपोर्ट हो रहा था 4 यूनिट। क्लियर है मेरे भाई? अब आगे बढ़ता है। अब आगे कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश को ही समझ के चलना, हिंदी को थोड़ा रोकना। इफ द इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी एक्स इन 2007 वर इंक्रीज बाई 40%। कहता है 2007 में कंपनी का जो इंपोर्ट था उसे 40% बढ़ा दिया। तो इंपोर्ट था कितना मेरे बेटा? 4। इसको बढ़ा कितना दिया? 40%। तो इंपोर्ट था 4 यूनिट, बढ़ा दिया है 40%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 40% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी? 2/5। यानी इंपोर्ट 5 था तो 5 का 40%, 2 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 7। तो ये 4 का 7/5 बन गया। हाँ है ना। 4 का 7/5 हो गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट तो रहा 7,
लेकिन अगर उसका इंपोर्ट 40% बढ़ जाएगा तो अब उसका इंपोर्ट हो जाएगा 7 चौक 28/5, इंपोर्ट हो जाएगा 28/5। हाँ है ना, 28/5। जी ये क्लास लाइव है, पक्की बात है। फिर से समझाता हूं भाई, 2007 में कंपनी एक्स का इंपोर्ट 7 था तो ना, एक्सपोर्ट 7 था तो इंपोर्ट था 4। अब कह रहा है कि अगर 2007 में कंपनी एक्स का इंपोर्ट, वो इंपोर्ट 40% बढ़ा दे, तो 40% बढ़ाने का मतलब यही तो हुआ कि भाई 5 थी तो 2 बढ़ा के 7 कर दी, तो यानी 4 का 7/5 हो गया, तो यानी 28/5 हो गया अब इंपोर्ट। अगर रेशियो निकालें इसका तो 5 पलट के ऊपर जाएगा तो आएगा 7 गुना में 5/28, तो 7 का 7 चौक 28, तो रेशियो आएगा 5/4। या तो आंसर 5/4 ठीक है, या इसे पॉइंटों में लिखा जाएगा। पॉइंटों में लिखेंगे तो आंसर आएगा 1.25। दैट इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जी आशुतोष जी कमेंट पढ़ रहा हूं, अभी सवाल पढ़ा रहा हूं, सवाल पे ध्यान दीजिए। नहीं और वैलिडेट और ये सब बातें ना करो, पढ़ाई पर लगो, वरना यही छूट जाएगा फिर जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, इस पे पढ़िए जी इसको। कह रहे जी वर्ष 2005 में कंपनी एक्स का निर्यात कंपनी वाई से दोगुना है। यदि इस वर्ष में कंपनी एक्स का आयात 180 करोड़ था तो बताइए इस वर्ष कंपनी वाई का आयात क्या था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ष 2005 में कंपनी एक्स का आयात 180 करोड़ तो था, तो इसी वर्ष कंपनी वाई का आयात बताइए। तो सबसे पहले हम आयात पे आते हैं, हाँ है ना। तो कह रहा है इफ द इंपोर्ट ऑफ ए कंपनी एक्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी 2005 में कंपनी एक्स का जो इंपोर्ट था वो 180 करोड़ था। आइए मेरे बेटा, तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं कंपनी एक्स को, और वो भी 2005 को। देखिए मेरे बेटा, कंपनी एक्स कौन सी है जी, कांटे वाली। 2005 कौन सा है जी, ये वाला। तो रेशियो था मेरे बच्चे वही 1.75, हाँ है ना, 1.75। इस बात का मतलब ये बना कि 2005 में कंपनी एक्स का जो रेशियो था वो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का जो रेशियो था वो 1.75 था। बटे 100 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये 7/4 है, हाँ है ना। इस बात का अर्थ ये बना मेरे बच्चों कि 2005 में कंपनी एक्स का एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का जो रेशियो था वो 7/4 था,
यानी इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर कंपनी ने 2005 में इंपोर्ट 4 यूनिट किया है तो एक्सपोर्ट किया होगा 7 यूनिट। पहली बात तो ये समझिए, यहां तक की बात क्लियर है। इन 2005 द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी एक्स वर डबल दैट ऑफ कंपनी वाई। कहता है एक कंपनी एक्स का जो एक्सपोर्ट था वो कंपनी वाई के एक्सपोर्ट से डबल था। पहली बात ये, इफ द इंपोर्ट ऑफ द कंपनी एक्स ड्यूरिंग द ईयर ₹180 करोड़, कंपनी एक्स का जो इंपोर्ट था, कंपनी एक्स का जो इंपोर्ट था मेरे प्यारे बच्चों वो है 180 करोड़। किस साल में जी? 2005 में। तो 2005 में कंपनी एक्स का इंपोर्ट कितना है जी? 4 यूनिट, जबकि सवाल में क्या कह रहा है? 180 करोड़। तो एक यूनिट की वैल्यू 180/4 यानी 45 करोड़। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 45 आएगा 315 करोड़। इस बात का अर्थ यह बना मेरे बच्चों कि कंपनी एक्स का, कंपनी एक्स का 2005 की बात है ये सारी, एक्सपोर्ट जो है वो 315 करोड़ है, 315 CR। एक बार इतनी बात समझिए, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएं। क्लियर है? अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2005 में ही मेरे प्यारे बच्चों कंपनी वाई का एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट क्या होगा? तो सवाल में कह रहा है कि इन 2005 द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी एक्स वर डबल दैट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी वाई, कि कंपनी वाई के एक्सपोर्ट से कंपनी एक्स का एक्सपोर्ट डबल है, यानी एक्स डबल कमा रहा है, यानी एक्स जो है वो डबल चीज है। अरे हाँ है ना, यानी एक्स जो है वो निर्यात डबल कर रहा है, किससे? वाई से। तो वाई की जो यहां वैल्यू होगी किसका? कंपनी वाई की। कंपनी वाई का जो एक्सपोर्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका डबल होगा, एक्स का डबल होगा वाई से, या मैं यूं कह सकता हूं कि वाई का आधा होगा एक्स से। तो एक्स का अगर एक्सपोर्ट 315 है तो वाई का इससे आधा होगा, तो इससे आधा होगा 157.5 करोड़। यानी अगर सवाल में यही पूछा होता कि भैया कंपनी वाई का एक्सपोर्ट निकाल के बताओ तो मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ जाता 157.5 करोड़। 157.5 करोड़, हाँ है ना? 157.5 करोड़, हाँ कि ना? लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा, सवाल ने कुछ और पूछा। अब इसे मिटाते हैं। सवाल ने क्या पूछा उस बात पे चर्चा करते हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि भैया मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज द अमाउंट इन करोड़ ऑफ इंपोर्ट ऑफ कंपनी वाई ड्यूरिंग द ईयर। इसी साल कंपनी वाई का इंपोर्ट कितना रहा? तो हमें यह देखना पड़ेगा कि 2005 में रेशियो क्या था कंपनी वाई का, और कंपनी वाई कौन सी थी? सर्कल वाली। तो कंपनी वाई है ये, कंपनी वाई है मेरे बेटा ये। तो कंपनी वाई का एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का जो रेशियो है वो है मेरे बच्चे 0.75। तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे क्या लिखेंगे? 100। तो 25 3 75, 25 चौक 100। इस बात का मतलब बना कि कंपनी वाई का 2005 में एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का जो रेशियो है, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का जो रेशियो है वो 3:4 है, यानी 3/4। इस बात का मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट अगर 3 यूनिट है तो इंपोर्ट है मेरे बच्चे कितना? 4 यूनिट। जबकि कंपनी वाई का एक्सपोर्ट है कितना? 157.5 करोड़। तो 3 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 157.5 करोड़ को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे बेटा? तो निकालते हैं, भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे भैया, 3 5 15 आया, ठीक है जी। फिर 3 दूनी 6 आया जी, ठीक है जी। फिर 1 बचा, 3 5 15, यानी 52.5 करोड़। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 52.5 गुना करेंगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 5 20 और 1 21, 210 करोड़। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 210 करोड़।
तो इसका मतलब कंपनी वाई का 2005 में जो इंपोर्ट है वो 210 करोड़ है। कंपनी वाई का 2005 में जो इंपोर्ट है वो 210 करोड़ है। कितना है मेरे दोस्तों? 210 करोड़। क्लियर है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों 210 करोड़ इसका सही उत्तर है। अब हो सकता है कि इसमें इतनी मतलब खूबसूरती आपको दिखाई ना दे रही हो, तो उस बात को भी और अच्छे से सुंदर तरीके से कराता हूं। देखिए यार, आपने गौर किया होगा कि कंपनी वाई की बात हो रही थी। अगर कंपनी एक्स की बात कर रहे थे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का जो रेशियो था वो 1.75 था, तो 7/4 था। ये चर्चा कब की थी? एक्स की। और ये चर्चा किसकी है? वाई की। अब मैं इसी सवाल को लेके आता हूं यहां। और अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। हमें इतना डिटेल नहीं करना होगा, लेकिन बशर्ते आपको लैंग्वेज समझनी होगी। और देखिए, हर बार डीआई में आसान नहीं आता और हर बार सवाल मुश्किल भी नहीं आता। डीआई में मुश्किल भी सवाल नहीं होते तो आसान भी नहीं होते। इसी को किस्मत कहते हैं कि किसी के सेट में आसान आ जाता है, किसी के सेट में मुश्किल आ जाता है। देखिए मेरे बच्चे, दो कंपनियां, साल 2005 की ही बात हो रही है। एक कंपनी है एक्स और एक कंपनी है वाई। कंपनी एक्स में एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो देख लेते हैं और कंपनी वाई में 2005 में एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे भाई, यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो 2005 में वाई का एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट है 3:4। वाई का एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट अनुपात है 3:4। हाँ है ना? जबकि 2005 में एक्स का एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो था मेरे बेटा कितना? 7:4। यहां तक कि किसी भाई को दिक्कत है? ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, सीधी सीधी हमने लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है 2005 में कंपनी एक्स का जो एक्सपोर्ट था वो कंपनी वाई से डबल था। देखिए मेरे बेटा, यहां रेशियो की समझ चाहिए कि कंपनी एक्स का जो एक्सपोर्ट था, कंपनी एक्स का जो एक्सपोर्ट था वो वाई से डबल था। तो इन दोनों को 2:1 के रेशियो में कन्वर्ट करना है। कैसे करा जाए? तो पहले इन दोनों को करो इक्वल, इसे 7 से गुना करो और इधर 3 से। ये तो हो गया 21 यूनिट, 21 यूनिट। हाँ है ना? अब क्या करो, इसे डबल करना है इससे, तो इधर 1 से गुना करो और इधर करो मेरे बेटा 2 से गुना। तो यहां किससे गुना किया? 6 से, तो इधर भी 6 से गुना करो। इधर किससे गुना किया? 7 से, तो इधर भी 7 से गुना करो। तो इस रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंपनी एक्स का एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का जो रेशियो है वो 7 × 21 दूनी 42 आया और 4 × 6 24 आया। यहां की अगर हम बात करें वाई की, तो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का जो रेशियो आया 7 × 21 अनुपात 7 × 4 28 आया। क्या किसी भाई को दिक्कत है? अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो कंपनी एक्स का जो एक्सपोर्ट है वो कंपनी वाई के एक्सपोर्ट से देखो डबल आ गया। किसी भाई को दिक्कत है? अब कह रहा था कि भाई एक्स का जो इंपोर्ट है, कहता है इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी एक्स ड्यूरिंग द ईयर इज 180 करोड़। तो ये 24 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 180 करोड़ को। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो बेटा 180/24 भाग देंगे, 12 दूनी 24 और 12 15 180, तो यानी 15/2 यूनिट आया। 15/2 करोड़, सॉरी 15/2 करोड़ आया एक यूनिट। तो कह रहा है कि वाई का इसी साल का, फिर आप इंपोर्ट बताओ, तो वाई का इसी साल का इंपोर्ट कितना है? 28 यूनिट। अब हमें पता है कि जी एक यूनिट की वैल्यू 15/2 करोड़ है, तो 28 यूनिट की कितनी? तो 28 गुना 15/2, 2 को काटा 14, 15 को 14 से गुना करेंगे, 15 चौको 60, 15 एकम 15 और 6 21, 210 करोड़। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, अगर आपको रेशियो की समझ है तो।
संदीप भाई, मैं बताऊंगा कि वैलिडिटी 900 रुपए में कैसे एक्सटेंड होगी या 1000 रुपए में, वो मैं आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, परेशान ना हो। कल नहीं, या अगले सप्ताह एक्सप्लेन कर दूंगा। वो सिर्फ मैं 1 घंटे के लिए ही वो एक्सेस दूंगा बच्चों को। बड़े 2 ही क्वेश्चन थे उसमें, दोनों अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। आपको बढ़िया से पढ़ने चाहिए उन दोनों क्वेश्चंस को। अब यहां आ जाते हैं। ये है एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी 2013 का क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने सारे पिक कर लिए। करिए मेरे बच्चे सवाल को। देखिए मेरे बच्चों, 120 121 दो क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ डिटेल दे रखी है 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम नंबर ऑफ गाल इतना दे रखा है। अगर मेरे बेटा मैं इसी 140 से कम और 145 से कम, इस बात का मतलब ये हुआ कि 145 से कम कितने बच्चे हैं? 11। 145 से कम कितने बच्चे हैं जी? 11। हाँ है ना। और 140 से कम कितने बच्चे हैं? 4। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया 0 से 140 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 4। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 140 से 145 तक कितने स्टूडेंट है, तो आप एक बात सोचना, समझना, दिमाग दौड़ाना। यहां वो ये कह रहा है कि 145 से कम कितने बच्चे हैं? 11। तो इन 11 बच्चों में से 4 बच्चे तो ऐसे हैं ना जिनके 140 से भी कम हाइट है, जिनकी हाइट 140 से भी कम है। तो 140 से 145 के बीच में तो मात्र 6 ही बच्चे आएंगे ना। मात्र कितने बच्चे आएंगे? 6 ही बच्चे आएंगे। अगर मैं कहूं 145 से 150 के बीच में कितने बच्चे हैं?
तो आप कहेंगे जी 150 से कम कितने बच्चे हैं? 29 बच्चे हैं। 29 में से 11 बच्चे तो ऐसे जिनके 145 से ही कम है। तो 145 से 50 के बीच में कितने बच्चे? 29 माइनस 11 यानी 18 बच्चे, है ना? कितने बच्चे जी? 18। पक्का? ऐसे मैं कहूं 150 से 155, 155 से 160 और 160 से मेरे बच्चों 165। तो आपको कुछ नहीं करना, 40 में से 29 घटाएंगे 21 आएगा या 11 आएगा? 11 आएगा। 46 में से 40 घटाओगे 6 आएगा और 51 में से 40 घटाओगे 5 आएगा। ये आपका एग्जैक्ट क्लास इंटरवल अब बनने लग गया है। एग्जैक्ट क्लास इंटरवल आपका बनने लग गया। 140 से 145 7, अच्छा सॉरी, 11 में से 4 गया, 6 नहीं 7, माफ करिएगा, यहां 7 आएगा। एक बार इस बात को पढ़िए, समझिए, फिर इस पे सवाल लेंगे। कह रहे 150 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। 150 से अधिक, तो भाई 150 से अधिक, तो 150 से अधिक तो यहीं से शुरू होंगे, 150 से लेके 165 तक। तो आप इन्हें जोड़ लो, 11 और 6 17 और 5 22, यानी 22 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 से ज्यादा है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या कि भाई 150 से कम कितने बच्चे हैं? 29। और 165 से कम कितने बच्चे हैं? 51। तो 51 में से अगर 29 घटा देंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा, और ये वो डिफरेंस होगा जो 150 से बड़े लेकिन 165 से छोटे वाले बच्चों का होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटा कितने की? 22 की। अरे ये क्या हो भाई, मच्छर आज बड़े परेशान कर रहे हैं, इनको बड़ा स्मार्ट टीवी चलाना आ गया तुरंत बंद कर देते हैं। क्लियर है जी? तो ये था मेरे भाई कितना? 22। अब अगला पढ़ते हैं जी। 155 सेंटीमीटर या अधिक लंबाई वाले लड़कियों की औसत ऊंचाई ज्ञात करिए। एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स हुज हाइट आर 155 सेंटीमीटर एंड अबव इज अबाउट, और वो भी इनका औसत बताना है। 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक लंबाई वाली लड़कियों का बताओ जी, करो भैया। हाँ काशी,
आइए मेरे बच्चों, देखिए मेरे बेटा, कहता है 155 सेंटीमीटर या अधिक लंबाई वाली लड़कियों की औसत ऊंचाई ज्ञात करिए। आपको यहां निकालनी एवरेज हाइट। थोड़ा सा मतलब एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। एक बार फिर भी आप 30 सेकंड और कोशिश करिए, फिर मैं आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट यहां पे देता हूं। देखिए मेरे बच्चों, हमें 155 सेंटीमीटर या अधिक लंबाई वाले, तो हमें ये देखना है कि 155 सेंटीमीटर या अधिक लंबाई वाले कहां कहां बच्चे आ रहे हैं। तो अब गौर से देखेंगे तो 155 से अधिक यहीं पे आ रहे हैं, क्योंकि 155 से कम तो यहां तक आ गए, तो 155 से अधिक यहां और यहां आ रहे हैं। हाँ है ना, 155 से अधिक मेरे बच्चे यहां और यहां आ रहे हैं। तो सवाल ने पूछा 155 से अधिक वाले बच्चों का औसत निकाल के बताइए क्या होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, 155 से 160, 155 से 160 और फिर 160 से 165, यही दो डाटा थे और इनकी वैल्यू थी 6 और 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 5 है। अब औसत निकालने का सूत्र आपको पता होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो यहां पे सबसे पहले क्या करिए, जो एवरेज हाइट है इनकी वो लिखिए। तो 155 और 160 की एवरेज हाइट निकालोगे तो इसके लिए करना क्या होगा, 155 जमा 160 बटे 2 कर दो, तो वो आएगा 157.5। अगर आपने मेरी स्टैट्स वाली क्लास पढ़ी है तो वहां पे आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर क्लास इंटरवल दे रखा हो तो वहां से हम एवरेज कैसे निकालें। एक एक्स आई वाला मेथड बताया था, एक एक्स वाला मेथड बताया था, ये वही चीज है। ऐसे यहां पे भी इनका एवरेज निकालोगे, यानी क्लास इंटरवल से जो क्लास एवरेज निकालोगे वो आएगा 162.5। अब क्या करना है, 157.5 एवरेज मानते हुए 6 बच्चों के इतने टोटल नंबर हुए और 162.5 5 बच्चों के इतने टोटल नंबर हुए, क्योंकि इस स्कोर वाले 5 बच्चे और इस स्कोर वाले 6 बच्चे। हाँ है ना। अब टोटल बच्चे कितने हैं जी, 6 और 5 11, 11 से भाग दे देंगे। अब जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे बच्चों, वो मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा, वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। हाँ है ना। अब इस सवाल को कैसे करा जाए, अगर आपने डिजिटल सम पढ़ा हुआ है तो अब इस क्वेश्चन को आपको डिजिटल सम से करना चाहिए। कैसे, सबसे पहले आप डिजिटल सम लगा दीजिए यहां पे कि भैया देखिए 5 5 10 और 7 17 और 1 18, ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। 0 को 6 से गुना करेंगे 0 आएगा। यहां देखेंगे तो 6 2 8 और एक 9 ही हट गया, 5 बचा। तो यहां इसका डिजिटल सम 5 आया, यहां 5 5 5 25, 25 का 5 2 7 आया। तो 7 में 0 जोड़ा 7 और 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 बना। अब 5 से ऊपर भी गुणा करो, 5 से नीचे भी करो, तो नीचे 10 बन जाएगा, 7 5 35, 35 का डिजिटल सम बनाएंगे, 5 3 8 आएगा। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आएगा वही हमारा उत्तर है। हाँ है ना। देखते हैं मेरे बच्चे, इसे चेक करेंगे तो 8 और 1 9, 7 5 12 नहीं बनेगा। यहां करते हैं 9 हटाते हैं जी, 8 और 1 9 नहीं बन रहा। हाँ है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि 11 से भाग दे रहे हैं तो आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा, नॉन रिकरिंग डिजिट आएगा, तो ये डिजिटल सम भी नहीं लग सकता। उसका कारण ये है कि ये आंसर जो है ना एग्जैक्ट नहीं है, सारे के सारे लगभग है। क्योंकि जब भी आप किसी संख्या को ऐसे किसी नंबर से भाग देते हैं जब बटे में 2 या 5 के अलावा कुछ और होता है, तो आंसर आपका कभी भी एक्यूरेट नहीं निकलता, वो नॉन रिकरिंग डिजिट आता है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। इसलिए इसको डिटेल सोल्व करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। क्लियर है भाई। आइए जी, बताइए इस सवाल को। ये एसएससी सीजीएल टायर 3 2013 का क्वेश्चन है, 122 और 123 करिए।
कहते हैं अप टू 15 इतना परसेंट है, 16 से 25 इतना, 26 से 35 इतना, 46 से 55, 55 से 60। कहते हैं निम्न में तालिका में एक शहर में विभिन्न आयु समूहों की आबादी प्रतिशत में दिया गया है, यानी उस शहर में कितनी आबादी रह रही है इस चीज को दिखाया गया। आते हैं जी अब इस पे सवाल होगा। 36 वर्ष की आयु में से कम लोगों की संख्या 22 मिलियन हो। कहता है 36 वर्ष की आयु से कम लोगों की, तो 36 से कम कितने लोग हैं? तो 36 से ज्यादा तो यहां से चालू हो रहे, तो 36 से कम यही वाले हुए, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो भैया 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 8 6 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो 55 आया। इसका मतलब ये बना मेरे बेटा कि 36 वर्ष से ज्यादा, 36 वर्ष से कम आयु वाले जो लोग हैं, यानी 0 से 36 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो 55% है उनकी वैल्यू, यानी टोटल जनसंख्या में 55% लोग वो हैं। हाँ है ना। तो कह रहे 56 से 65 आयु वाले वर्ग में कितने लोग हैं? तो 56 से 65 आयु वर्ग वाले में कितने लोग हैं? 12.5% लोग हैं। तो 56 से 65 आयु वाले वर्ग में मेरे बच्चे 12.5% लोग हैं। तो कहता है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे बेटा 55% लोगों की जो वैल्यू है वो है 22 मिलियन। तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 22/55, 11 दूनी 22, 11 5 55, 2/5। तो इतने की वैल्यू कितनी? गुना में 2/5 मिलियन। सोल्व कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 2.5 आएगा, 2.5 को 2 से करेंगे उत्तर आ जाएगा 5 मिलियन। 5 मिलियन स्पेलिंग क्या है? MILLIONS। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 5 मिलियन। हाँ है ना, सही है जी। करिए जी इसको। या देखिए, कहते हैं यदि आयु वर्ग 46 से 55 तथा आयु वर्ग 16 से 25 के लोगों की संख्या में अंतर। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं 46 से 55 आयु के वर्ग में कितने लोग हैं। तो भैया 46 से 55 में है 15, तो 46 से 55 में है 15% लोग। और 16 से 25 आयु वर्ग में कितने लोग हैं ये और चेक कर लेते हैं। तो जी 16 से 25 वाले वर्ग में है जी 18.25, तो इसमें है जी 18.25% लोग। अब सवाल में कह रहा है कि इतने के लोगों की संख्या में अंतर इतने लाख है, अंतर इतने लाख है, ठीक है जी। तो इनका अंतर एक्चुअल में है कितना भैया? तो आप कहेंगे जी 3.25% अंतर है। तो 3.25% अंतर रिप्रेजेंट कर रहा है इतने लाख को, इतने लाख, देन टोटल पॉपुलेशन इन मिलियन, तो इतने लाख को। अच्छा, 0 मिलियन को लाख कहते हैं, ऐसा ही है क्या? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन क्या क्या होता है? पॉपुलेशन इन मिलियंस, लाख कहते हैं, क्या कहते हैं मिलियंस को? इसमें क्या था? 22 मिलियन ही लिखा था। चलो भैया मिलियन ही मान लेते हैं। तो ये वैल्यू है उसकी 0.975। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी जी? 0.975 अपॉन में 3.25। तो कह रहा है टोटल जनसंख्या बताइए। तो टोटल जनसंख्या तो 100% होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी? गुना 100। बस मेरे बच्चों कैलकुलेट कर दो, जो आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। 1 मिलियन में 10 लाख, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मिलियन ही लिखना है यहाँ पे, लाख नहीं।
मिलियन ही लिखना है। ठीक है जी। तो 1% कितनी, तो 100% की कितनी। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे तो इस चार्ट में पूरी टोटल जो जनसंख्या है वो तो 100% है ना, और वो 100% किस किस से बनी है? 15 साल तक की, 66 साल से अधिक तक की, ऐसे बनी हुई है। क्लियर है मेरे भाई? अब आते हैं आगे। ये क्वेश्चन है जी 2014 का, पढ़िए एक बार फिर चर्चा करेंगे। करो भाई। पढ़ दिया भैया? यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हल्का सा ग्राफ सही से दिखाया नहीं। कहता यदि परिवार बी का कुल वार्षिक आय 10,000 रुपए तो वर्ष के दौरान वस्त्रों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई। यानी ये है फैमिली बी, और इस फैमिली बी का ये टोटल जो खर्चा है ये कितना है 10,000, और टोटल खर्चा किससे डिनोट हो रहा है 100 यूनिट से। तो मेरे बच्चों 100 यूनिट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसे 10,000 को, हाँ है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10,000 बटे 100 यानी 100 रुपए। अब वो ये पूछ रहा था इस सवाल में कि फिर बताओ कि भाई बी पे कपड़ों में कितना खर्चा किया। तो कपड़े कौन से हैं भैया, देखते हैं। क्लोथिंग ये वाला, ये वाली लाइन इधर इधर वाली। तो बी में क्लोथिंग कहां है, ये रही। अब गौर से देखिएगा, और यहां बड़ी मुश्किल होती है कि यहां ये वाली लाइनें खींच के देता नहीं है वो, तो कैसे करे काम। आइए भैया, तो बी यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। बी यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे आके एंड हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, और यहां से क्लोथिंग स्टार्ट हो रही है यहां। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझने के नजरिए से कि कहां से कहां तक की चीज है। तो क्लोथिंग में जो आ रखा है ना वो ये भैया ऐसे मान लो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 90 है, ये 100 है। तो बेसिकली ये वाला जो सेगमेंट है ना यहां से यहां तक का, ये कितने यूनिट को डिनोट कर रहा है, ये लगभग 30 और 40 के बीच में, और कुछ दे नहीं रखा तो बिल्कुल आधा मानना पड़ेगा। तो 30 और 40 के बीच का 35, 35 से 50 तक कितने बना 15। तो यानी ये समझो कि 100 यूनिट की वैल्यू थी 10,000, तो कपड़ों पे खर्च किया इसने 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 गुना 100 आपका उत्तर आ जाएगा 1500 रुपए। यानी मेरे बच्चों कपड़ों पे इसका जो खर्चा है वो 1500 रुपए आएगा, हाँ है ना। कितना खर्चा आएगा मेरे बेटा 1500 रुपए। अब आ गया ये परिवार ए में शिक्षा पर कुल व्यय का कितना भाग खर्च किया गया। परिवार ए में शिक्षा पर कितना खर्चा किया गया, व्हाट फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन क्या खर्च की गई ए में शिक्षा पे, यही था ना, स्पेंट ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो देखो बेटा ये है फैमिली ए, तो ए में अगर 100 यूनिट खर्चा हुआ है, ए में 100 यूनिट खर्चा हुआ, तो एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ। तो एजुकेशन में डॉट वाला है, डॉट वाला मतलब यहां से 40 से लेके कहां तक आ रखा भैया, ये
लगभग 70 तक आ रखा है। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि जब तक ये ऐसे मिला नहीं दे रखा होगा, जब तक मैं भी कैसे बता दूंगा। लेकिन मान लेते हैं ऐसा, तो 40 से 70 तक 10, 20, 30, तो 30/100 की फ्रैक्शन बनाएंगे तो लगभग 3/10 आएगी। हाँ है ना। एग्जैक्ट तो पता ही नहीं चल रहा। एग्जैक्ट तो तब पता चले जब इसमें वो लाइनें डाल रखी हो। तो पेपर में बेसिकली वो ग्राफ वाली लाइनें होंगी, लेकिन हमारे टाइपिस्ट ने मिस कर दी। तो उत्तर आपका 3/10 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी उसमें कुछ दिक्कत होगी लाइनों में। यदि परिवार ए की कुल वार्षिक आय 30,000 रुपए, तो भोजन, वस्त्र और मकान पर, भोजन, वस्त्र, मकान, तो भोजन पे, वस्त्र पे और मकान पे कितना खर्चा हुआ ये देखना है। तो भोजन तो ये वाला है, यहां से यहां तक 20 हुआ भोजन पे, ठीक है जी। वस्त्र पे, वस्त्र कहां इसके, ये रहा क्लोथिंग, तो क्लोथिंग पे लगभग 15 का खर्च हुआ, क्योंकि 20 से 35 तक का 15 का खर्च हुआ। और भोजन, क्लोथिंग और एक चीज और थी ना, भोजन, क्लोथिंग और मकान किराए पर। तो मकान किराया कौन सा है, तो मकान किराया ये वाला। तो हाउस रेंट पे कितना खर्च हुआ जी, लगभग 75 से लेकर 90 के बीच में, या 80 से 90 के बीच में लग रहा है, यानी 10 यहां हो गया। तो 20, 10, 30 और 15, 45। तो हम ये कहेंगे कि 45 यूनिट खर्चा हुआ है जी कुल मिला के इन तीनों आइटम पे। और कह रहा है कि ए का टोटल खर्चा है 30,000, तो टोटल खर्चा 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 30,000 रुपए, हाँ है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300 रुपए। तो भैया 45 यूनिट की वैल्यू कितनी, 45 गुना 300, बस ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ में दिक्कत है क्योंकि ये लाइनें ग्राफ से ऐसे मिलनी चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि ये लाइन 20 पे आ रही है या 21 पे आ रही है या 22 पे टकरा रही है, कहां पे टकरा रही है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे, इसी क्लास के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।